आज टॉपिक जो हम कर रहे हैं दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ एलजेड ऑपरेटर। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ एलजेड ऑपरेटर, मीन जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन, अगर आपको क्वेश्चन आता है ऐसा, है ना, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ एलजेड ऑपरेटर, इट इज गिवन बाय, आइगन वैल्यू इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ऐसे करके लिखते थे, ए हैट साई इक्वल टू स्मॉल ए साई। ये इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं ना, पोस्टुलेट 3 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें अब ऑपरेटर जो है हमारे पास वो है एलजेड। एलजेड इज ऑपरेटर, और जो वेव फंक्शन है दैट इज साई, और ये जो साई है दैट डिपेंड्स अपॉन आर थीटा एंड फाई। साई डिपेंड करता है आर थीटा फाई पे, एंड दैट इज इक्वल टू सी। सी क्या हो गया? आइगन वैल्यू, एंड साई आर थीटा फाई। मीन्स अगर हम एलजेड ऑपरेटर लगाते हैं इस वेव फंक्शन पे तो वी विल गेट सी एज द आइगन वैल्यू एंड वी गेट बैक सेम वेव फंक्शन। अगर सेम वेव फंक्शन वापस मिलता है तभी उसको आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं, और तभी बोलते हैं कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन में ऑपरेटर फिट हो सकता है ना, और ये वेव फंक्शन उस पर अप्लाई हो सकता है। तो ये जो साई आर थीटा फाई है वो क्या है? आइगन फंक्शन साई आर थीटा फाई। इसका मतलब ये है कि साई जो है वो आर पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करता है और फाई पे भी, और इनको क्या बोलते हैं हम? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। आर थीटा फाई क्या है? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो साई आर थीटा फाई, और ये जो सी है ये क्या है? आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू इसके ऑफ ऑपरेटर एलजेड। और सिंपली ऑपरेटर लिखना है तो एलजेड हैट लिख दो, चलेगा। ठीक है, तो अब हमने एलजेड ही क्यों चूज किया है? क्योंकि एलजेड जो है ना मोस्ट सिंपल है, इसमें सिर्फ फाई की वैल्यू आती है। आपने एलजेड अगर लिखा होगा इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें जो एल एक्स एल वाई एल जेड जो है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैंने डिराइव करके दिया है वीडियो में। ठीक है, तो एल जेड जो था अगर आपने देखा होगा तो उसमें एल जेड ऑपरेटर जो था वो आपको मोस्ट सिंपल लगा होगा। उसमें सिर्फ इतना सा ही है, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल फाई, इतना सा वैल्यू। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं 2। अब अभी हमने ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी, इसमें एल जेड लिखा था, अब एल जेड की जगह हम क्या लिख देंगे? माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल फाई। तो लेट अस पुट इट देयर। तो यूजिंग 2 इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमें? माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल फाई और साई आर थीटा फाई। ठीक है, एंड इज इक्वल टू सी साई ऑफ आर थीटा फाई। ठीक है, अब देखो जो पार्शियल डिफरेंशियल है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ फाई, तो इसका मतलब आर और थीटा की जो टर्म्स हैं उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? तो अगर हम सिर्फ जो वैल्यूज हैं उसको ये मान ले कि साई सिर्फ फाई का डिपेंडेंस है ना, दूसरा जो टर्म्स हैं उनको हम कांस्टेंट मान ले, लेट अस से कि वो कांस्टेंट है ना, तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होगी, देखो सिंस पार्शियल डिफरेंशिएशन इज with respect to phi only, so r and theta are constant। मतलब साई का जो टर्म जो r और थीटा पे डिपेंड करता है वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो लेट अस से कि ये जो साई r थीटा फाई है दैट इज इक्वल टू a r थीटा,
ठीक है, इंटू साई फाई। चलो ऐसा ले लेते हैं, वो कोई और वैल्यू भी लिख सकते थे, जैसे फाई ले लेते हैं हम, है ना। बट लेट अस से कि साई ले लिया हमने ना, और साई अब सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे। और जो थीटा और फाई पे, थीटा और आर पे डिपेंड कर रहे हैं, उसको हमने ए ले लिया, और वो इसके लिए क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फाई ओनली। तो ये हो गया माइनस आयोटा एच कट डी साई अपॉन डी फाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सी साई। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो माइनस आयोटा एच कट डी साई अपॉन डी फाई। अब जो साई वाली टर्म है ना, उसको हमने अलग कर दिया, और जो बिना साई वाले हैं वो अलग कर दिए। तो इसमें अपने पास आ गई डी साई अपॉन साई, डी साई अपॉन साई, और दूसरी साइड क्या आ गया, माइनस सी अपॉन आयोटा एच कट और फाई डी फाई, सॉरी, ये टर्म आ गई। ठीक है, अब लेट अस इंटीग्रेट फ्रॉम बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेट किया हमने, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी साई साई, हम इसको अगर आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आयोटा सी अपॉन एच कट डी फाई। समझिए ना क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से ही नीचे कर दिया, तो इससे आयोटा सी अपॉन एच कट, वो तो कांस्टेंट ही है, उसको हमने अलग कर दिया। ठीक है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो होता है ना, उसकी इंटीग्रेशन जो है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, है ना, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ साई, दैट इज इक्वल टू आयोटा सी अपॉन एच कट, और ये क्या हो जाएगा, डी फाई की इंटीग्रेशन फाई प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो, जो हमने क्यों कांस्टेंट लिया, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल किया ना हमने, हमने इसकी वैल्यू नहीं रखी इंटीग्रल की, तो क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है साथ में, क्या आता है साथ में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे जो किया था ना हमने, कि साई को मैंने क्या कर दिया, साई फाई ले लिया सिर्फ, तो क्योंकि ए आर थीटा दोनों साइड हुआ ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी ए आर थीटा तो अलग हो जाएगा, कांस्टेंट ही आएगा ना दोनों साइड, इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा वो। बट अब जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू जो है वो तो थीटा फाई को इंक्लूड करेगी ना, तो हमने क्या किया, जो नेचुरल लॉग ऑफ साई है वो तो ऐसे ही रखा, आयोटा एच कट आयोटा सी अपॉन एच कट भी ऐसे ही रखा, फाई भी ऐसे रखा, और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमने ले लिया नेचुरल लॉग ऑफ ए। ये स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि ये जो टर्म्स होंगी कांस्टेंट, वो कौन सी होंगी, जो थीटा और फाई, आर और थीटा पे डिपेंड करती है, क्योंकि फाई वाली टर्म तो हमने ले ली यहाँ, है ना। तो ये जो टर्म होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, आर और थीटा, फाई वाला तो इसमें आ गया, आर और थीटा पे डिपेंड करेगा ये, है ना। तो ये जो ए है दैट इज एक्चुअली जो मैंने पीछे लिखा था, ए इज डिपेंडेंट अपॉन आर एंड थीटा। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया, नेचुरल लॉग ऑफ ए लिया हमने, ए नहीं लिया, क्यों, क्योंकि साई के साथ उसको मिलाना है ना हमें, है ना, जो साई के साथ ऑपरेशन किया वही हमने ए के लिए ले लिया, है ना। तो इस तरह से जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी नेचुरल लॉग ऑफ साई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इक्वल टू आयोटा सी अपॉन एच कट फाई। तो अब नेचुरल लॉग ऑफ साई अपॉन ए इक्वल टू, क्योंकि ये तो पढ़ा है ना, ए माइनस बी इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है ना, मैथमेटिक्स यूज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आयोटा सी अपॉन एच कट फाई, डन। अब साई अपॉन ए, अगर नेचुरल लॉग मुझे हटाना है, नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, ई,
नेचुरल लॉग ऑफ ए को क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ ई ए, है ना, ए ई बेस होता है। अगर नेचुरल लॉग में हटाना है तो ये सारी वैल्यू की चलेगी ई की पावर में, है ना, ई की पावर आयोटा सी फाई अपॉन एच का, ठीक है। तो इस तरह से साई अपने पास आ गया ए इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा सी अपॉन एच कट फाइव। पर इस टर्म की अगर बात की जाए तो इस टर्म में आयोटा आया, मतलब टू सम एक्सटेंट इट इज इमेजिनरी, है ना, बट हमें जो जो चाहिए होता है चीज वो किसमें चाहिए होती है, जो भी हमें चाहिए होता है वो रियल वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो और फंक्शन भी रियल होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को रियल बनाने की ट्राई करेंगे। अब साई को वापस लिखते हैं, साई था आर थीटा एंड फाई, क्योंकि अब ये कांस्टेंट तो ये आ गया, जो आर और थीटा पे डिपेंड करता है वो यहां आ गया, और बाकी जो बचा हुआ है दैट इज ई रेज टू पावर आयोटा सी अपॉन एच कट फाइव। तो ये आ गई अपने पास इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको, पहले कितने नंबर दिए थे, कौन कौन से नंबर दिए थे, टू, टू दिया था ना लास्ट, टू, तो ये दे देते हैं थ्री। ये आ गई इक्वेशन नंबर थ्री। यहां तक ठीक चल रहा है, कहीं भी डाउट आएगा तो बोलते रहना, ठीक है। ये मत समझना रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में इसमें से निकाल दूंगा वो वाला पार्ट, क्लियर, ओके। तो अब एक्चुअली जो वेव फंक्शन होता है ना दैट इज सिंगल वैल्यूड, वेव फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड। ये मतलब जो वेव फंक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, शायद बताया था, है ना, पोस्टुलेट में, कि जो वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, वेल बिहेव्ड, कैसा होना चाहिए, साई फाइनाइट होना चाहिए, साई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, है ना। तो वो जो फंक्शन है साई मस्ट बी, फंक्शन साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। तो अगर सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होता है, पहले तो कि अगर मान लिया यहां पे वो वेव, ये ऐसा करके बना देता हूं, चलो आर थीटा फाइव तो पता है ना कि यहां पे मान लिया पार्टिकल है कोई, तो उसकी डिस्टेंस जो ओरिजिन से इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से बनाते थे ए एक्स वाई जेड ऐसे लेते हैं, याद रखना, ये वाली एक्स, ये वाई और ये जेड। तो ये पार्टिकल जो है आर डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, लेट अस से पी है, तो ये पार्टिकल इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, और इसका जो एंगल है दैट इज थीटा विद जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से उसका एंगल कितना है, थीटा, ठीक है, ऐसे करके। और इसका जो प्रोजेक्शन है इन एक्स वाई प्लेन वो लेते हैं हम, ये चलो ये पी क्यू ले लेते हैं। तो ये जो है प्रोजेक्शन वो एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाता है, प्रोजेक्शन कितना एंगल बनाता है, फाई। अब ये बोलता है कि ये साई क्या है, सिंगल वैल्यूड है। सिंगल वैल्यूड का मतलब है कि अगर फाई को मैं, ये एंगल फाई है और फाई को 2 पाई इसमें ऐड कर दूं तो वापस यही आना चाहिए, तभी वो सिंगल वैल्यूड होगा और फाइनाइट होगा, कि यहां से चले और वापस यही आ गए, तो वैल्यू सेम रहनी चाहिए, मतलब साई फाई और साई एट फाई प्लस 2 पाई क्या होना चाहिए, सेम। बात समझ आइए, साई अगर सिंगल वैल्यूड है तो इसका मतलब ये है कि साई जो आर थीटा फाई पे होगा वही साई की वैल्यू आएगी एट आर थीटा एंड फाई प्लस 2 पाई, क्योंकि मैं जो साई है अब मैं कौन सा साई ले रहा हूं, जो फाई पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ हम फाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने एल जेड लिया है और एल जेड किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ फाई पे। तो हम ये बात कर रहे हैं कि साई एट आर थीटा फाई दैट इज इक्वल टू साई एट आर थीटा फाई प्लस 2 पाई, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। क्योंकि 2 पाई रोटेट करना मतलब वापस साइकिल चल रहा है, मतलब रिपीटेबल है, रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। तो सिंगल वैल्यूड कब होगा, जब वो साइक्लिक होगा सिस्टम, तभी वो सिंगल वैल्यूड रहेगा ना।
कि आफ्टर 2 पाई वो वापस वहीं आ जाना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। फाइनाइट, कंटिन्यूस, सिंगल वैल्यूड, ये सारे तभी आएंगे जब साई जो है 5 पे और साई 5+2 पाई पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है, इस तरह से हम ये फाइंड आउट भी करते थे। ये बनाया होगा ये दो पैरेललोग्राम, एक नीचे एक ऊपर। चलो इसमें नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि वो तो एक्स और वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए था, बनाया था ना। देखना होगा, देख लेना, कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो भी वीडियो रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये ए आर थीटा अलग, और इसका जो वैल्यू है वो क्या था, ई रेज टू पावर आयोटा सी अपॉन एच कट फाइव, तो दैट शुड बी इक्वल टू ए आर थीटा। ए आर थीटा तो कांस्टेंट है, तो ई रेज टू पावर आयोटा सी अपॉन एच कट 5+2 पाई। ठीक है, तो यहां से ये जो ए आर थीटा है, ए आर थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, ई रेज टू पावर आयोटा सी अपॉन एच कट 5, that is equal to e raised to power iota c upon h cut 5+2 पाई। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, e raised to power iota c upon h cut 5 इंटू e raised to power iota c upon h cut 2 पाई, लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है ना, तो अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इस तरह से ये वाला टर्म आ गया। अब यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ई रेज टू पावर आयोटा सी अपॉन एच कट 2 पाई दैट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक क्या बोलते हैं इसको, यूलर्स थ्योरम बोलते हैं, आई डोंट नो, बट ई रेज टू पावर आयोटा 5 इक्वल टू क्या था इसमें, हाँ, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं इसको। ई आयोटा थीटा को कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमारा एम जो है अभी तक क्या है कि आयोटा वाली टर्म को हमें रिजेक्ट करना है ना, क्योंकि हमें रियल चीज चाहिए। ठीक है, तो ई आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको हम इस टर्म में लिखते हैं अब, तो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस सी अपॉन एच कट 2 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ सी अपॉन एच कट 2 पाई इक्वल टू 1। तो अब हमें ऐसा सी अपॉन एच कट ढूंढना है जिससे जो एक कॉस वाली वैल्यू है उसका वैल्यू कितना है 1, और जो साइन वाला है वो आए 0। तो आपने अगर पढ़ा होगा कि कॉस अगर हमारे पास है एन पाई, सॉरी एन पाई मत लिखो, कॉस 2n पाई, 2n पाई का मतलब है कि इवन नंबर में हो अगर वैल्यू, तो जो है ये आता है 1। ठीक है, कॉस 2n पाई मतलब n इंटू 2 पाई है ना, जो n है यहाँ पे n में भी 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन, और अगर cos 2n+1 पाई होता है तो दैट इज इक्वल टू -1। n जो है दैट इज कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऑड नंबर में cos हो, cos 3 पाई, cos पाई, cos 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो -1 वैल्यू आती, और अगर इवन नंबर में हो तो प्लस आती। ठीक है, चाहे माइनस में हो या प्लस में, क्योंकि ये cos माइनस समथिंग जो होता है ना दैट इज इक्वल टू दिस इज सेम ही होता है।
इसमें सेम होता है, इसको कुछ बोलते हैं, तो मैं उतना मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा हूं, बट कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन जो माइनस थीटा होता है दैट इज माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। बट यहाँ पे बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि साइन जो होता है ना, साइन 2n पाई दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। साइन चाहे n की वैल्यू चाहे इवन हो ऑड हो कुछ भी हो, है ना, और साइन इवन साइन सॉरी साइन लिखना था, साइन पाई भी हो ना, साइन कोई भी पाई हो, साइन n पाई लिख दूं मैं सीधा, तो भी वो 0 ही होता है। साइन n पाई जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो अब हमारे पास बिल्कुल आसान सी चीज होगी कि जो ये टर्म है cos c अपॉन h कट 2 पाई प्लस आयोटा साइन c अपॉन h कट 2 पाई इक्वल टू क्या था 1। तो दिस इक्वेशन जो है विल बी सेटिस्फाइड, दिस इक्वेशन will be satisfied only when c upon h cut is an integer, क्योंकि cos 0 भी क्या होता है 1 और sin 0 क्या होता है 0, है ना। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ कि जो c अपॉन h कट है दैट शुड बी सम m ले लिया उसका नंबर और इट इज एन इंटीजर, means it may be 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on। तो इसका मतलब c क्या हो गया m इंटू h कट, तो ये होगी आइगन वैल्यू, यही थी ना, c था ना, तो इसका मतलब आइगन वैल्यू ऑफ LZ ऑपरेटर आर 0 प्लस माइनस h कट प्लस माइनस 2h कट प्लस माइनस 3h कट एंड सो ऑन। तो ये हो गया आइगन वैल्यूज ऑफ LZ। अगर कोई पूछता है कि व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ LZ, तो आप ये लिखोगे। आई थिंक आप पूछ भी रहे थे ना आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का। ओके, तो ये हो गया आइगन वैल्यूज। अब आ जाओ आइगन फंक्शन। 10 जो आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन ऑफ LZ, तो आइगन फंक्शन ऑफ LZ जो होगा वो क्या आया ए आर थीटा e रेज टू पावर आयोटा m फाई। m की वैल्यू आपने देखी, इसका मतलब ये सारे आइगन फंक्शंस हैं LZ के। m की वैल्यू जितनी आएंगी वो सारे वो उसके आइगन फंक्शन बनते जाएंगे, इसलिए हमने r लिखा। एक आइगन फंक्शन नहीं है, देयर आर आइगन फंक्शंस। तो जो आइगन फंक्शंस लगाओगे वही आइगन वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ए आर थीटा जो है वो बच गया। तो यू नो जो भी वेव फंक्शन होते हैं दे आर ऑर्थोनॉर्मल, नॉर्मलाइज्ड होते हैं, है ना। तो वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन? साई स्टार इंटू साई डी, अब फाई होगा यहाँ इक्वल टू 1। अब मैंने आपको शायद पहले बताया था कि आर की वैल्यू वेरी करती है 0 टू इंफिनिटी और थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, और जो फाई है दैट वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। इसका मतलब क्योंकि फाई आ गया तो ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई, तो 0 टू 2 पाई साई स्टार इंटू साई डी फाई इक्वल टू 1। अब साई तो आपके पास था ही, दिस इज साई। अगर मुझे साई स्टार लिखना है
तो साई स्टार जो है दैट शुड बी इक्वल टू ए स्टार तो ए ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है वो और तो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा m5। याद रखना इसका स्टार का मतलब क्या होता है, इट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, साई का ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो जो आयोटा वाली टर्म होगी वो माइनस हो जाएगी और जो रियल वैल्यू होगी दैट रिमेन्स सेम। तो साई इक्वल टू साई स्टार कब, व्हेन साई इज रियल एंड इफ साई इज इमेजिनरी तो साई और साई स्टार आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे इमेजिनरी था, आयोटा टर्म आई थी, इसलिए साई स्टार हो गया a इंटू ई रेज पर माइनस आयोटा m5। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, क्या हो गया 0 to 2 पाई a e रेज टू पावर माइनस आयोटा m5 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू ई रेज टू पावर आयोटा m5 d5 दैट इज इक्वल टू 1। अब a इंटू ए स्क्वायर तो बाहर आ गया 0 to 2 पाई। अब e रेज टू पावर क्या हो गया आयोटा m5 माइनस आयोटा m5 d5 दैट इज इक्वल टू 1। तो e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है, किसी की भी पावर 0 हो दैट इज 1। तो इसका मतलब ये हो गया a स्क्वायर 0 to 2 पाई d5 दैट इज इक्वल टू 1। तो d5 का इंटीग्रेशन 5 0 to 2 पाई दैट implies a square equal to a square into 2 pi minus 0 upper limit minus lower limit that is equal to 1. So means a square into 2 pi equal to 1 means a square equal to 1 upon 2 pi। तो यहां से a क्या आ गया, हाँ अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई। तो इस तरह से a भी निकाल लिया आपने, तो साई आ गया साई आर थीटा फाइव इक्वल टू ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 1.2 पाई ई रेज टू पावर आयोटा m5। तो दैट्स all about the eigen function and eigen values of LZ operator। ठीक है, ये हो गया एंड रिजल्ट कि दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ LZ ऑपरेटर। और जो वैल्यूज थे आइगन वैल्यूज m वो क्या थी 0 प्लस माइनस h कट प्लस माइनस 2h कट प्लस माइनस 3h कट, दैट्स इट। आप इसी वीडियो के एंड तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।